हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 9 जून और बहुत सारे आज करंट अफेयर इम्पोर्टेंट जानकारी आपको समझने को मिलेगा, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। स्कूलों को खोलने पर फैसला 15 जुलाई के बाद ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने अगले 2 महीने स्कूल बंद रखने को कहा। केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान। स्कूली शिक्षा सचिव के सामने मौजूद हालात में राज्यों ने गिनाई समस्याएं। कई राज्यों में करीब 70% स्कूलों को अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। केंद्र से 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चैनल शुरू करेगा। स्कूल खोलने से पहले राज्यों को बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम करने के सुझाव। अनलॉक 1 के बाद स्थिति को देखते हुए की जाएगी अगले चरण की तैयारी। सुरक्षा पर राज्यों को सतर्क किया गया। सुरक्षा एचआरडी मंत्रालय ने इस दौरान सभी राज्यों को सुझाव दिया कि स्कूल अगर नहीं खुल रहे हैं या अगर खुलेंगे तो उस समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। और कुछ इसमें दिया गया है, जैसे कि देखिए, तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी गई है। इसमें 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। और एक और सूचना इसी में है कि कोर्स घटाने पर राज्य सहमत नहीं। राज्यों का कहना है कि पहले से कोर्स छोटा है और इसमें कुछ गतिविधियां भी शामिल है, तो इस पर सहमत नहीं जताई है। देखते हैं अगली खबर की ओर। इस बीच चीन के अतिक्रमण का सच दबाया जा रहा है राहुल गांधी का कहना है कि चीन ने जो भारतीय सेना पर अतिक्रमण किया है उसे गृह मंत्री और मोदी सरकार सही से बता नहीं रही है। इसी बीच गृह मंत्री का कहना है कि मोदी सरकार ने सुरक्षा का एहसास कराया और लोग सहमत है इससे। देखते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना मरीजों पर देखा जाएगा अर्थराइटिस की दवा का असर। आईसीएमआर राम की मंजूरी। न्यूनतम 10 मरीजों पर परीक्षण करने की तैयारी। अभी तक केवल एक मरीज को दी गई टेसिलीजुमाब के साइड इफ़ेक्ट। इंजेक्शन देने के बाद मरीज को धुंधला दिखना, छाती में सामान्य दर्द, खांसी, दस्त लगना, चक्कर आना, सिर दर्द इत्यादि है। 10 लाख रुपए की इंजेक्शन की मांग की है। चिकित्सकों के मुताबिक टॉसिलीजुमाब एक डिजीज़ मोडिफाइंग एंटी एमेडिट है जिसका आमतौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन के 400 ग्राम डोज की कीमत 50 से 60 हज़ार के बीच है। जिस मरीज को इस दवा का इंजेक्शन दिया जाता है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इतने महंगे दवाई अगर कोरोना के इलाज में आ भी गए तो क्या इसे आम जन लोग अपना पाएंगे, यह देखने बड़ी बात होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। पीएम के नए विमान B777 में होगी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भारतीय गणमान्य लोगों को ले जाने के लिए विशेष रूप से निर्मित 2 B777 विमान सितंबर तक बोइंग कंपनी की ओर से एयर इंडिया को सौंप दी जाएगी। पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विमानों को मिसाइल से लैस किया गया है और इसमें देखिए कि एयरक्राफ्ट काउंटरमेंटर BPS तरह के सुरक्षा भी लगे हुए हैं, मिसाइल से भी लैस है। तो और अभी चूँकि कोरोना लॉकडाउन के कारण इसमें कुछ देरी हुआ था, तो यह संभावना है कि बहुत जल्द ही यह आयात हो सकता है। और विशेष बात यह है कि इससे एयर इंडिया के चालक नहीं चलाएंगे, जो भारतीय वायुसेना के चालक है वो ही इसको चलाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट खबर। चलिए आज के एडिटोरियल देख लेते हैं। आसानी से आक्रामकता नहीं छोड़ेगा चीन। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हाली तानातनी के बाद गत शनिवार को दोनों देशों के बीच 5:30 बजे की वार्ता की गई। 3488 किलोमीटर में फैली LAC का उचित सीमांकन नहीं हुआ है, जिस कारण यह दोनों देशों के बीच आधा कद का अखाड़ा बना हुआ है। हालांकि इस साल तक तल्खी को नया आयाम मिला जब दोनों ने लद्दाख के दुर्गम और ऊंचे इलाकों में यकायक अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया। वर्ष 2017 में 73 दिन चले डोकलाम गतिरोध के बाद यह दोनों देशों के बीच पैदा हुआ सबसे तल्ख मसला है। अब की बार इसकी चिंगारी मई की शुरुआत में तब सुलगी जब लद्दाख के पेंगोंग त्सो इलाके दोनों पक्षों ने सैनिक हिंसक संघर्ष में उलझ गए। कुछ दिन बाद सिक्किम के नाकुला में भिड़ंत की खबरें आई। यह आग कुछ बुझी तो मालूम पड़ा, पर भारत पेंगोंग त्सो के जिस इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है वहाँ चीन ने
न केवल अपने सैन्य तैनाती बढ़ा दी बल्कि अपनी निर्माण गतिविधियां भी तेज कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी इस इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। मौजूदा घटना क्रम दिलचस्प पहलू यह है कि स्थिति में बदलाव को लेकर अभी तक भारत चीन के सामने शिकायत करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है, लेकिन यह अपनी मुहिम में सफल नहीं हो सका। असल में बीजिंग को अंदेशा है कि अब भारत अक्साई चीन के उस 37,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर भी दावा कर सकता है जिस पर चीन कब्जा जमाए हुए है। लिहाजा चीन के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई है। हांगकांग से लेकर अमेरिका के साथ व्यापार, युद्ध जैसे तमाम पहलुओं पर चीनी विदेश नीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। वही घरेलू तनाव बढ़ रहा है। सुस्त पड़ी आर्थिक वृद्धि और कोरोना महामारी से लचर तरीके से निपटने को भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPP और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। इधर भारत भी बीजिंग के कदमों को लेकर नाखुशी जाहिर करने में अधिक मुखर हुआ है। ट्रंप जैसे तुकमिजाज राष्ट्रपति ने देर में भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध और बेहतर होते गए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे समान विचारों वाले साथियों के साथ भारत अपनी सक्रियता से हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति को नई दिशा देने में जुटा है। हाल के दिनों में नई दिल्ली के कई कदम चीन को चुभे हैं। जैसे भारत ने हाल ही में चीनी निवेश के कदमों को सख्त बना दिया। अमेरिका ने भी चीन के आक्रामक होते जा रहे तेवरों से निपटने की जरूरत बताई है। चीन की कद को घटाने के मकसद से मौजूदा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इस पेशकश को खारिज किया। दोनों देशों के बीच भले ही हाल में तनाव बढ़ा हो, लेकिन भारत और चीन दोनों इसे सार्थक बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है। इसे बड़े विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। वैसे एशिया इन दो बड़ी शक्तियों के बीच सीमा को लेकर यह न तो पहला है और न ही आखिरी गतिरोध है। इसे लेकर अलग अलग ऐतिहासिक नज़रें हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वास्तविक यही है कि चीन के उभार के साथ ही भारत भी खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। दोनों देशों समेत पूरी दुनिया को भविष्य और बड़े संघर्षों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला एडिटोरियल नए दौर की शुरुआत। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई है उसके अनुसार लोग जो है अपने आप को ढाल रहे हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार अपना शुरुआत कर रहे हैं। सबसे खराब दौर में ग्लोबल इकोनॉमी, इस पर देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी 5.2% की होगी गिरावट। दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों की इकोनॉमी भी 2.7% की गिरावट होगी। विश्व बैंक ने सोमवार को कोविड-19 से वैश्विक इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर पर को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की, जो पहले से जताई जा रही चिंताओं को और पुख्ता करती है। विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में 5.2% की गिरावट हो सकती है। ऐसी मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने नहीं देखी। विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो मंदी की गिरफ्त में न आया हो। दक्षिण एशिया क्षेत्र की इकोनॉमी 2.7% की गिरावट होगी। विश्व बैंक ने कोविड-19 की शुरुआत के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि तब हालात की गंभीरता को नहीं पहचाना गया। इसमें पूर्व एशिया व प्रशांत क्षेत्र की इकोनॉमी में 0.5%, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में 2.8%, मध्य एशिया व उत्तरी अफ्रीका में 4.2%, यूरोप व केंद्रीय एशियाओं में 4.2% और लैटिन अमेरिका देशों में 7.2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। विश्व बैंक ने कहा कि मंदी की पूरी तस्वीर का पता चलने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सभी देशों को इसे दूर करने की लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि यह रोजगार के अवसरों पर बहुत बुरा असर डालेगा, जिसकी ज़्यादा व्यापक असर हो सकता है। खास तौर पर विकासशील देशों के लिए असंगठित क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही खराब होती दिख रही है। इस क्षेत्र में 70% तक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकारों को इस हालात से निपटने के लिए तरीकों पर विचार करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवा से दूर होगा गंजापन, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने किया दावा। जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं 10 आलेख। रिसर्च पेपर को जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने स्वीकृति दी। जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी डर्मेटोलॉजी डॉक्टर अभिजीत कुमार के 10 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इस विषय पर उनके 100 से अधिक आलेख दुनिया भर में प्रकाशित हुए हैं। सफ़ेद दाग और प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा के माध्यम से हेयर ग्रोथ
समेत अन्य चीज़ों पर भी शोध किया गया। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज की जो खबरें हैं। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।